नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024। जी हाँ, आपकी बोर्ड परीक्षाएं जो कि मार्च 2024 में शुरू होने जा रही है, उसके लिए आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हाजिर हुए हैं। हमने कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, जिसमें हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बता रखा है और क्रम से अध्याय वाइज हम आगे भी बताएंगे। तो यदि आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आइए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं आज 5 नंबर का पार्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसमें सबसे पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने पर विशेष प्रभाव डाला था, यानी कि रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने किस पर प्रभाव डाला था? तो निराला पर प्रभाव डाला था। यहाँ पर निराला आएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ था। इस यहाँ पर 1899 आएगा। उत्साह एक आह्वान गीत है, बादल को संबोधित करता है, यहाँ पर आह्वान आएगा। इसके बाद अगले आप रेगिस्तान देख सकते हैं, जिसमें 4 नंबर है अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है, यहाँ पर फागुन आएगा। बादल पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो यह आकांक्षा आएगा। इसी साथ यहाँ आप देख सकते हैं अगला सवाल है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य और असत्य की पहचान कीजिए। जी हाँ, आपको सत्य और असत्य बताना है कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। यहाँ आप देख सकते हैं छायावादी रचनाकारों में निराला ने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया था, तो ये सत्य है। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं उत्साह निराला का प्रिय विषय है, तो ये असत्य है, उत्साह निराला का प्रिय विषय नहीं है। अगला है कि कवि निराला जीवन को व्यापक एवं संकीर्ण दृष्टि से देखता है, नहीं, ये असत्य है। निराला जी जीवन को व्यापक एवं संकीर्ण दृष्टि से नहीं देखते हैं। निराला की कविता में शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव है, ये सत्य है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, ये सत्य है। इसके बाद आप अगला सवाल देख सकते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का विकल्प कोष्टक में लिखिए। जी हाँ, आपको बहु विकल्प सवाल देखने को मिल रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं किस समय की शोभा से कवि की आंख हटाए नहीं हटती, तो फागुन की शोभा से कवि की आंख हटाए नहीं हटती, यहाँ पर फागुन आएगा। ब राइट आपका सही होगा। अगला आप देख सकते हैं बाल कल्पना के से पाले में नीत अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार होगा। अगला आप देख सकते हैं अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है, तो इसमें बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। अगला आप देख सकते हैं घेर घेर घोर गगन पंक्ति में किसे घेरने की बात कही गई है, तो इसमें आकाश को घेरने की बात कही गई है। अगला आप सवाल देख सकते हैं बादल किसका प्रतीक है, तो बादल क्रांति का प्रतीक है। फिर आता है अति लघुतरात्मक प्रश्न, जिसमें आप देख सकते हैं बादल किसकी प्रेरणा देते हैं, तो नवजीवन एवं नई कविता सर्जन की प्रेरणा देते हैं। अगला सवाल है कि बादल को अनंत के घन क्यों कहा गया है, तो बादल विस्तृत आकाश में दूर तक जाता है और धरती का ताप मिटा देता है, इसलिए इसको अनंत के घन कहा गया है। अगला आप देख सकते हैं निराला की प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुक्ता, नए पत्ते, ये निराला की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला आप देख सकते हैं अट नहीं रही कविता का वर्ण्य विषय क्या है, तो फागुन मास का प्राकृतिक सौंदर्य कविता का विषय है। जल से शीतल करने का आशय स्पष्ट कीजिए, तो गर्मी की ऋतु के बाद बादल आकर धरती को अपनी वर्षा से शीतल कर देते हैं। कवि बादल का आह्वान करता है कि वह पृथ्वीवासियों को कष्ट से मुक्ति प्रदान कर सुख शांति दें। अगला पाठ है नागार्जुन, जो 100 नंबर का अध्याय है। इसका भी अब इसी वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और फिर बाकी पाठों के अगले वीडियो में बताए जाएंगे, तो आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। यहाँ आप देख सकते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का विकल्प कोष्टक में लिखिए, तो जिसमें बताए गए हैं कि जल जात का क्या अर्थ है, तो जल जात का अर्थ है कमल। नागार्जुन का मूल नाम क्या था, तो नागार्जुन का मूल नाम था वेदनाथ मिश्र। निम्न में से नागार्जुन की काव्य कृति कौन सी है, तो युगधरा। नागार्जुन श्रीलंका में किस धर्म में दीक्षित हुए थे, तो बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे। नागार्जुन ने बांस और बबूल किसके लिए कहा था, तो नागार्जुन ने बांस और बबूल स्वयं के लिए कहा था। निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति करनी। इसके बाद आप देख सकते हैं नागार्जुन मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से कविता लिखते थे, यहाँ पर यात्री आएगा। बच्चे और पिता के मध्य स्नेह का माध्यम माता बनती है, यहाँ पर माता आएगा। मधुप्रक को पंचामृत भी कहते हैं, तो यहाँ पर मधुप्रक को पंचामृत कहते हैं, यहाँ पर पंचामृत आएगा। बांस और बबूल के पेड़ से सेफालिक
शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। बांस और बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। या शेफालिका एक नागार्जुन का जन्म बिहार राज्य में हुआ था। तो यहाँ पर आपको बिहार भरना होगा। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं निम्न कथनों में सत्य और असत्य आपको साधना है। तो यहाँ देख सकते हैं नागार्जुन ने किसानों की परिश्रम और प्रकृति की महानता का गुणगान फसल कविता में किया है। तो ये सत्य है। अगला है कि चंद्र चांद का तत्सम रूप है। तो ये भी सत्य है। नागार्जुन ने बांग्ला एवं संस्कृत में भी कविता लिखी है। ये भी सत्य है। दंतोरित मुस्कान से बच्चे की उम्र लगभग 12 माह की होती है। तो ये असत्य है। अगला आप देख सकते हैं जिसमें कवि नागार्जुन को मैथिली भाषा के लिए कोई पुरस्कार नहीं मिला था। तो यह असत्य है। नागार्जुन को मैथिली भाषा के लिए पुरस्कार मिला था। इसके बाद आते हैं अति लघुरात्मक सवाल, जिसमें आपको कुल 5 सवाल देखने को मिल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। परीक्षा में आने की इसकी लगभग 80% संभावना है। तो आप इसको आराम से कॉपी में लिख कर याद कीजिए ताकि आपको ज़्यादा समय तक याद रह सकें। यहाँ आप देख सकते हैं पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण से कवि का क्या आशय है। बच्चे का कोमल स्पर्श पाकर कठोर पत्थर दिल भी पिघल कर जल बन गया है, इसका ये आशय है। दंतोरित मुस्कान कविता किसके लिए लिखी गई है। तो ये कविता अपने बच्चे के लिए लिखी गई है। नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। कवि के अनुसार फसल हवा पानी धूप है मिट्टी और मानव श्रम के संयोग किसान के योगदान का प्रतिफल है। अगला आप देख सकते हैं कवि दंतुरित मुस्कान किसके माध्यम से देख पाया। तो कवि शिशु की दंतुरित मुस्कान माँ एवं पत्नी के माध्यम से देख पाया है। अगला सवाल आप देख सकते हैं धूल धूसरित अंगों को देखकर कवि किससे तुलना करता है। कवि धूल धूसरित अंगों की तुलना झोंपड़ी में कमल खिलने से करता है। इसी के साथ आज का वीडियो कंप्लीट होता है। यदि आपके कोई डाउट हो तो उसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। यदि आपको और कोई वीडियो चाहिए तो उसको भी आप कमेंट करके हमें बता देंगे, उसको भी हम लाने का प्रयास करेंगे। हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।